हमारे देश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकानों का जो सूचीकरण होना था उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत इसी महीने यानी कि 17 अगस्त से हमारे समस्त भारत देश में होने वाली है। ऐसे में हर आदमी के मन में, हर नागरिक के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि अब दूसरे चरण में क्या होगा, किस प्रकार से जनगणना की जाएगी और किस तरह के दस्तावेज इसमें मांगे जाएंगे। इस बात को लेकर काफी लोगों के मन में कई सवाल हैं। तो जनगणना से संबंधित इस वीडियो में तमाम तरह के आपके जहन में जो सवाल कौंध रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जानकारी देने वाला है, इसलिए इसको अभी से लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारी को आगे फिर नए वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश कर लीजिए। तो हमारे देश में 1931 के बाद ये पहला मौका होगा जब जाति को भी जनगणना में एक अहम मुद्दे के तौर पर शामिल किया गया है और लोगों से उनकी जाति पूछने के साथ साथ उनके माता पिता की जन्म की तारीख और जन्म स्थान की जानकारी भी इस जनगणना में ली जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होगी और फिर किस प्रकार से सारी जानकारियां जुटाकर जनगणना का आंकड़ा डेटा तैयार किया जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत हो रही है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो बर्फबारी वाले एरिया हैं, जो कि हाइट पर हैं, जहां पर मौसम ठंडा रहता है, वहां से शुरुआत इसकी की जा रही है और ये 17 अगस्त से जनगणना वहां पर शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय से एक अधिसूचना इसके बारे में जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार इन 4 उत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के सुचारू संचालन के लिए घर घर जाकर जनसंख्या गणना की शुरुआत करने से पहले 17 से 31 अगस्त के बीच स्वयं गणना करने का एक ऑप्शन भी नागरिकों को दिया जाएगा और इसके बाद 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य में घर घर जाकर लोगों की जनगणना की जाएगी। उनके नाम, पिताजी का नाम, उनकी जाति और उनके माता पिता के जन्म की तारीख और उनकी जन्म का स्थान, इसके बारे में तमाम जानकारियां ली जाएंगी। इसके बाद 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक इसका पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलेगा, यानी कि कोई आपत्तियां वगैरह होगी तो उनको लेकर उसमें सुधार किया जाएगा और उसके बाद फाइनल डेटा को तैयार किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जो अधिसूचना, जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें इसके लिए जो बर्फबारी वाले स्थान हैं, ऊंचे स्थान हैं, उनके लिए एक समान समय भी इसके लिए निश्चित किया गया है। अधिसूचना में यह कहा गया है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जनगणना की जो संदर्भ तिथि है वो 1 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक होगी और इसके बाद दूसरे चरण की जो प्रश्नावली होगी उसको नोटिफाई किया जाएगा। अब लोगों के मन में एक गहरा सवाल उत्पन्न होता है कि जब जातिगत जनगणना की जा रही है तो क्या जाति पूछने के दरमियान जनगणना कर्मी जब जाति के बारे में पूछेंगे तो क्या जाति का कोई प्रमाण पत्र मांगा जाएगा? तो इसका जवाब है कि किसी भी भारत के नागरिक से जातिगत प्रमाण पत्र किसी भी तरह का कोई नहीं मांगा जाएगा। उनसे सिर्फ जाति के बारे में पूछा जाएगा और भारत का नागरिक, जो भी व्यक्ति जनगणना में भाग ले रहा है, वो जैसी जाति बताएगा उसी को नोटिफाई कर लिया जाएगा, यानी कि उसी को उनकी जाति के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह के कोई भी प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST जो भी जातियां हैं, तो अलग अलग राज्यों में उनकी जातियों को उसी संदर्भ में दर्ज किया जाएगा। ऑनलाइन जो स्वयं गणना का फॉर्म खुलेगा उसमें अलग अलग राज्यों की जातियां जैसे अलग अलग SC ST में होती है, तो उसी राज्य का पोर्टल खुलेगा और उस राज्य में उस जाति की जो भी SC ST में आते हैं तो मेनू में उनकी SC और ST की लिस्ट ही खुलेगी और उसी के अनुरूप वो जाति दर्ज कर पाएंगे। और जो लोग सामान्य जाति से आते हैं या SC ST की जाति से नहीं आते हैं तो उनको अन्य विकल्प का ऑप्शन दिखेगा और वो उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकेंगे। अब इसमें अलग अलग जातियों की जो स्पेलिंग होती है, कोई किसी जाति को कैसे लिखता है, कोई किसी जाति को कैसे लिखता है, तो इसमें नागरिक जिस प्रकार की स्पेलिंग बताएंगे उसी स्पेलिंग में उस जाति को दर्ज किया जाएगा। इसके बारे में जनगणना विभाग के एक अधिकारी ने, जो पूर्व की 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बारे में बताते हुए ये कहा कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में 2011 में 45,000 से अधिक जातियां दर्ज की गई थी और इससे सरकार जो डेटा इस्तेमाल करती है उसका इस्तेमाल करना सरकार के लिए काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी AI का दौर है, डिजिटल डेटा का दौर है, तो अभी ये असंभव नहीं दिखता और इन AI की मदद से डाटा को संकलित करने में सरकार को अब किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी नहीं आने वाली। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि अब जो जातिगत जनगणना हो रही है उसके साथ साथ किसी भी भारत के नागरिक को जनगणना करते समय अपने माता पिता की जन्म की तारीख बतानी होगी और इसके साथ साथ उनका जन्म स्थान कौन सा है
उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके लिए जनगणना कर्मियों के द्वारा माता पिता के जन्म की तारीख और उनके जन्म स्थान का डेटा भी इसमें संकलित किया जाएगा और इसी से भारत के नागरिकों की नागरिकता तय सरकार करने जा रही है। अब इसमें जब माता पिता के जन्म स्थान की जानकारी और उनकी जन्म की तारीख पूछी जाएगी तो क्या इसके लिए भी किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र जनगणना कर्मियों के द्वारा मांगा जाएगा? तो किसी भी नागरिक से उसके माता पिता की जन्म की तारीख या उसके जन्म स्थान से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी जानकारी के अनुसार जैसे जन्म की तारीख बताएगा उसी प्रकार से उस तारीख को दर्ज कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से जन्म स्थान के बारे में जानकारी देगा तो उस जन्म स्थान को उसमें दर्ज कर लिया जाएगा। अब कई लोगों को अपने माता पिता की सही जन्म की तारीख याद नहीं होगी तो वो अंदाज से जिस वर्ष के बारे में जानकारी देंगे उसी वर्ष को जन्म तिथि के अनुसार दर्ज कर लिया जाएगा और उसी वर्ष के अनुसार 1 जनवरी को उसकी जन्म की तारीख मान लिया जाएगा। इसमें जनगणना से संबंधित जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है और उनकी तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इसका मकसद सिर्फ यह है कि नागरिकता के मापदंडों को कौन कौन व्यक्ति पूरा करते हैं, सिर्फ सरकार ये जानना चाहती है। क्योंकि जनगणना का जो अधिनियम है उसके अनुसार किसी भी भारत के नागरिक का डेटा उसका इस्तेमाल किसी भी कानूनी सबूत के तौर पर, किसी भी सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से या किसी सार्वजनिक खुलासे के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी तरह के भारत के नागरिकों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसका असर किसी भी तरह से आम नागरिकों पर नहीं पड़ने वाला। इसके लिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट इसमें कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो कि एनपीआर हुआ था उसको इस जनगणना 2027 से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसलिए किसी भी नागरिक को भयभीत होने की कोई भी जरा सी भी जरूरत नहीं है और इसमें आपके पासपोर्ट नंबर लिए जाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है आपके आधार कार्ड के जरिए आपके आधार नंबर लिए जाएंगे। आधार की डिटेल और पासपोर्ट की डिटेल भी जनगणना में शामिल की जाएगी। लेकिन ये एक ऐच्छिक रखा गया है, यानी कि किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती या आवश्यक रूप से ये नहीं किया जाएगा। नागरिक अगर चाहेगा तो इसकी डिटेल दे सकेगा, वरना वो मना भी कर सकेगा, यानी कि ये पूर्णतया उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। कहने का यह मतलब है कि आम नागरिक को जो भी जानकारी देनी होगी वह उसकी इच्छा पर निर्भर होगी। उससे किसी भी तरह के कोई गलत सवालात या जबरदस्ती किसी भी तरह का डेटा लेने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके लिए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की स्वगणना करते समय जो पोर्टल खुलेगा तो जनगणना का जो आधिकारिक पोर्टल है, सेंसस 2027 का जो पोर्टल है, उसी के माध्यम से अपनी गणना करें और किसी भी तरह के किसी के झांसे में ना आए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी लिंक पर अगर कोई क्लिक करने के लिए कहे तो अनावश्यक रूप से किसी लिंक को न खोलें और किसी भी व्यक्ति को अपने ओटीपी को साझा नहीं करें और किसी भी फर्जी वेबसाइट या किसी भी तरह की कॉल आने पर समझदारी से उसका जवाब दें और फ्रॉड और झांसों से बचें। तो ये जनगणना के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। तो जनगणना से संबंधित हमारे और भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और बेल आइकन बटन और हाइप का बटन जरूर पुश करिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने मिलने वाले जानने वालों में शेयर जरूर करें और पसंद आने पर लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप इसी तरह के वीडियो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आपको जनगणना को लेकर एक सटीक जानकारी मिली होगी। हम फिर आएंगे आपके पास इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।